आफ्टरनून एवरीवन, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से हूँ और मुझे आपका यूनिट 2 कंप्लीट करना है, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। इसको मैंने 10 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, दूसरा लेक्चर आपका है केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशंस आनी चाहिए। तो स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन जैसा आपके इसने बताया, बहुत अच्छे से बताया, इट्स वेरी गुड। लेकिन आप लिखिए व्हेन एन आर्टिकल, सरफेस और मीडियम। आर्टिकल मतलब कोई भी वस्तु, सरफेस मतलब ओटी का सरफेस हो सकता है, पेशेंट की टेबल हो सकती है ओटी की, पेशेंट का बेड हो सकता है, आप जहां पे कल्चर मीडिया बना रहे हैं वो एरिया हो सकता है। या गेटिंग माय पॉइंट? मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस मीडियम, कोई भी मीडियम एनवायरमेंट। तो कल्चर मीडिया जो होता है वो हो सकता है आपका, है ना। फूड हो सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स जो आप डालते हैं फूड में। तो एनी आर्टिकल, ASM, एनी आर्टिकल, सरफेस और मीडियम इज मेड फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो पैरासाइट हो, चाहे वो फंगाई हो, सारे जीवाणुओं से। और पर्टिकुलरली हम बैक्टीरिया की अगर बात करें तो आपको जैसा मालूम है बैक्टीरिया 2 स्टेट में रहता है, एक वेजिटेटिव स्टेट होती है, एक स्पोर स्टेट होती है। स्पोर स्टेट कब होती है? जब कभी भी बैक्टीरिया को थ्रेट होता है, यानी कि उसके अनुसार उसका तापमान नहीं है, पीएच नहीं है, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो कुछ बैक्टीरिया में ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो अपने अराउंड एक शेल लाइक कवर, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं, उसको बोलते हैं स्पोर। ठीक है, तो वो स्पोर क्या करता है, उनको ज्यादा तापमान से बचाता है। तो चाहे बैक्टीरिया वेजिटेटिव फॉर्म में हो चाहे स्पोर फॉर्म में हो, सबको फ्री कर देता है एनवायरमेंट में। क्लियर है स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन? यस और नो? प्लीज एवरीबॉडी शुड राइट डाउन। सबको लिखना है, ध्यान रखें। लिख लिया? नाउ यू सी द डिफरेंस। डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन की डिफरेंस क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच देयर इज डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन यानी डिस्ट्रॉय मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? नष्ट करना। ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक यानी ऐसे कीटाणु जो कि संक्रमण कॉज कर सकते हैं, तो उनका हेलो सजान जी, यू नो आई एम सॉरी, साइलेंट करने को भूल गया। तो सबका जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया उनका क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है, नष्ट कर दिए जाते हैं। विच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इंफेक्शन बट नॉट। अयोध्या का फोन है सर, कुछ बात करनी बोल रहे थे। अयोध्या? Who is अयोध्या? सर ये नहीं वो काफी पीछे कर ले जाते हैं मेरे से। हाँ सर, आपसे करें सर से बात। अब डिस्टर्ब मत करना। जी सर। तो ये डेफिनेशंस दोनों आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें तो हो रहा है कि सारे बैक्टीरिया, चाहे वो पैथोजेनिक हो चाहे नॉन पैथोजेनिक हो, सबको बिल्कुल हटा दिया गया, फ्री कर दिया, चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में चाहे स्पोर फॉर्म में। इसमें क्या किया है? नष्ट किया है जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो केपेबल होते हैं संक्रमण कॉज करने के। लेकिन जरूरी नहीं है कि स्पोर फॉर्म मरे। ठीक है, तो इन दोनों डेफिनेशन के हिसाब से आपको क्या लगता है कौन सा ज्यादा अच्छा मेथड है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? वेरी गुड, ऊपर वाला। लेकिन इसको भी आजकल मॉडिफाई कर दिया गया है, डिसइंफेक्शन को भी, जिसको बोलते हैं हाई लेवल स्टेरिलाइजेशन। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इट इज इक्विवेलेंट टू स्टेरिलाइजेशन। कई चीजें होती है जिनको हम स्टेरिलाइज नहीं कर सकते हैं, जैसे वेरी गुड। अब तुम बस शांत रहना, बाकी को भी बोलने का मौका दो, है ना, क्योंकि बाकी को भी एग्जाम देना है ना। एक ही व्यक्ति ना बोले और भी बोले। बेटा आप बोलो, आप कोशिश करो। नहीं बेटा, और बोलो। वो भी एक हद तक सही हो सकता है, यार ओके।
लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे एंडोस्कोप, लेप्रोस्कोप, उसमें कैमरा होता है, लेंस होता है। तो कभी भी आप स्टेरलाइज करोगे उसको ऑटोक्लेव में या हॉट एयर ओवन में, तो उसके कैमरे का जो ग्लास है दैट इज वेरी सेंसिटिव, वो खराब हो सकता है, तो आप उसको स्टेरिलाइज नहीं कर सकते। तो आपको लेकिन उसमें कीटाणु भी सारे समाप्त करने हैं, तो दैट इज हाई लेवल स्टेरिलाइजेशन। क्लियर? तो केमिकल मेथड में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऐसे केमिकल्स जो कि आइडियली डिसइंफेक्शन कॉज करें। तो एक डेफिनेशन बनाई गई है आइडियल डिसइंफेक्टेंट क्या हो, कैसा होना चाहिए। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्शन क्या होता है। नंबर 1, उसकी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी हो, यानी कि वो बैक्टीरिया के बोथ वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म पे भी एक्ट कर सके, वायरसेस पे भी एक्ट कर सके, फंगाई पे भी एक्ट कर सके, पैरासाइट पे भी एक्ट कर सके, सबको नष्ट करे। तो उसकी जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है वो वाइड होनी चाहिए। आप लोग लिखते जा रहे हैं, टाइम दे रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगल। पहला पॉइंट ये है, उसकी एक्टिविटी ब्रॉड होनी चाहिए। सब, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, बैक्टीरिया में भी चाहे वेजिटेटिव फॉर्म हो चाहे स्पोर फॉर्म हो, सबको नष्ट करने की ताकत रखता हूं। हाई पेनिट्रेशन पावर एंड क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। हर केमिकल की अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ समय बाद वो निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्लीचिंग पाउडर बनाते तो उस ब्लीचिंग पाउडर की एक शेल्फ लाइफ होती है, या गेटिंग माय पॉइंट। 6 घंटे बाद वो, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता रहता है, तो वो खराब हो जाता है। दैट्स वाई उसका एक्शन बिल्कुल क्विक हो, ऑनसेट ऑफ एक्शन, तुरंत काम करना शुरू कर दे, और उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबल, यानी वो स्थिर रहे, चाहे एसिडिक हो मीडियम, चाहे बेसिक हो मीडियम। कई बार मीडियम एसिडिक होता है या बेसिक होता है, तो केमिकल चेंज कर जाता है, अपना एक्टिविटी चेंज कर जाता है। तो ऐसा डिसइंफेक्टेंट हो जो एसिडिक मीडियम में भी अच्छी काम करे और बेसिक मीडियम में भी काम करे। समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? नंबर 4, एक्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है शुगर, फैट, है ना, ये सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। और ये किसमें होते हैं? आपके शरीर से जो चीज निकलती है उसमें शुगर, फैट वगैरह सब होता है। तो सबसे कॉमन ऑर्गेनिक मैटर क्या है? फीसेस, स्टूल, वॉमिटस, उल्टी, है ना, इन सब में ऑर्गेनिक मैटर होता है। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? फीसेस में। तो ऑर्गेनिक मैटर हो तो भी वो काम करे, ऐसा ना हो कि उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाए। क्लियर? डज नॉट करोड मेटल्स। आपने अलग अलग हॉस्पिटल, नर्सिंग होम गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे जो बेड होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। जो औजार इस्तेमाल होते हैं सर्जरी में या कोई प्रोसीजर में, वो स्टेनलेस स्टील या धातु के होते हैं। तो ये केमिकल्स की हमेशा एक प्रवृत्ति होती है कि वो केमिकल कोरोड कर देता है मेटल को। ठीक है, जंग लग जाना, जिसको आप अपने लेमैन शब्द में बोल सकते हैं, खराब कर देता है, कोरोड कर देता है। तो ऐसा हो डिसइंफेक्टेंट जो कि मेटल्स को कोरोड ना करे, कोई इफेक्ट ना पड़े।
ठीक है, क्लियर? कंपैटिबल विद अदर डिसइंफेक्टेंट। बाय चांस हमें 2 डिसइंफेक्टेंट ऐड करके एक नया सुपर डिसइंफेक्टेंट बनाना है, तो ऐसा ना हो कि वो केमिकल दूसरे की एक्टिविटी को कम कर दे या खुद कम हो जाए। वो ऐसा हो कि अपनी प्रॉपर्टी लेके वो दूसरे की प्रॉपर्टी को मिला के एक अच्छी प्रॉपर्टी बनाए। क्लियर है कि नहीं? Yes. डज नॉट कॉज लोकल इरिटेशन। अब ये जब आप डिसइंफेक्ट कर रहे हैं कोई एरिया को, गलती से हो सकता है आपकी स्किन पे, आपकी आंखों में, आपके नाक में चला जाए, तो क्या नुकसानदायक हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? हर जगह सेफ्टी गाइडलाइंस लिखी रहती है कि नहीं? आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फेस शील्ड का प्रयोग करें, गॉगल्स का प्रयोग करें, होता है माइक्रोबायोलॉजी लैब में। तो इट डज नॉट कॉज लोकल इरिटेशन। गलती से भी अगर वो आंख या आपकी जो स्किन में चोट है उससे अंदर चला जाता है आपके ब्लड में, तो वो कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना करे। क्लियर? Yes. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एक ऐसी डेफिनेशन बनाई गई है आइडियल डिसइंफेक्टेंट की, तो उसमें कुछ पॉइंट रखे गए कि भाई डिसइंफेक्टेंट अच्छा कब कहेंगे, आइडियल कब कहेंगे। आइडियल तब कहेंगे जब उसकी हाई स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी हो, ब्रॉड हो। नैरो मतलब खाली एक जगह काम करे, ब्रॉड मतलब सबके लिए। वायरस, पैरासाइट, फंगाई, बैक्टीरिया में चाहे वो स्पोर फॉर्म हो चाहे नॉन स्पोरिंग फॉर्म में हो। नंबर 2, उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा हो और उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन तुरंत शुरू हो, वो स्टेबल हो। किसी भी एसिडिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? अम्लीय और क्षारीय में वो बराबर से एक्टिविटी करे, और कभी अगर ऑर्गेनिक मैटर उसमें प्रेजेंट हो किसी चीज में, तो उससे उसकी केमिकल एक्टिविटी में इफेक्ट ना पड़े, वो मेटल्स को कोरोड ना करे। कंपैटिबल विद अदर डिसइंफेक्टेंट। अगर कोई और डिसइंफेक्टेंट उसके साथ ऐड किया गया है तो उसकी एक्टिविटी को ना घटाए ना खुद घटे, जब बल्कि बढ़ा दे। डज नॉट कॉज लोकल इरिटेशन। गलती से भी आपकी स्किन पे आ जाता है तो इरिटेशन ना हो, और अगर सर्कुलेशन में आ गया तो जहरीला बिल्कुल ना हो। तो ये डेफिनेशन होती है आइडियल डिसइंफेक्टेंट की, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन दुर्भाग्यवश, लास्ट पॉइंट है सेफ एंड इजी टू यूज। इट इज सेफ, लिख लो, उसमें आया नहीं, सेफ एंड इजी टू यूज। कॉमा, easily available and cheap, CHEAP, cheap। ये भी जरूरी है ना? सेफ हो, हर जगह मिलने में आसानी हो और सस्ता हो, है ना? जब आपके लिए कोई आइडियल चीज बनाई जाती तो सब चीजें देखी जाती, भाई उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी हो, है ना? उसके बाद वो अच्छे से हर जगह अवेलेबल हो, ठीक है? उसके अलावा वो महंगी ना हो जिससे हर व्यक्ति उसको लेके उसका उपयोग कर सके। तो ये आइडियल डिसइंफेक्टेंट की डेफिनेशन है। बट अनफॉर्चुनेटली जितने क्राइटेरिया मैंने आपको बताए थे डिसइंफेक्टेंट्स के, वो अभी तक नहीं भी लाए। यानी कि अगर कोई डिसइंफेक्टेंट है, उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है वो मेटल्स को ज्यादा कोरोड करता हो। एक्टिविटी बहुत अच्छी है लेकिन वो कार्सिनोजेन है, उसकी महक से क्या होता है? कैंसर होने की संभावना होती है। एग्जाम्पल, फॉर्मेल्डिहाइड गैस, लिख लो कहीं। फॉर्मेल्डिहाइड गैस बहुत हानिकारक होती है। बीटा प्रोपियोलैक्टोन, BPL, वो जेनेटिक चेंजेस कर देता है। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल उसका इस्तेमाल कर रही है तो हो सकता है बच्चे में अनुवांशिक विकार पैदा हो जाए, ठीक है? तो अभी तक कोई ऐसा आइडियल डिसइंफेक्टेंट, हाँ सर एक बार आप वापस है बेटे, सेकंड वाले केमिकल का नाम बोल दीजिए ना। बीटा, सॉरी, BETA, बीटा प्रोपियो, PRIOPO, प्रोपियो
लैक्टोन, LACTONE। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में, सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। BPL बोलते, BPL टीवी आता था पहले, BPL याद रखना, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है, लेकिन वो मेटल्स को बहुत कोरोड करता है। आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, फॉर एग्जांपल रीजेंसी हॉस्पिटल, उन्होंने सबसे महंगा केमिकल इस्तेमाल करना शुरू किया, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो उससे मरीज को तो अच्छा आराम मिला, लेकिन क्या हुआ, जहां जहां पूछा वहां पे मेटल सब कोरोड हो गया, खराब हो गया, जंग लग गई, शाइनिंग उसकी खत्म हो गई, है ना, चित्रा गया, समझ रहे हैं। तो हर एक के कुछ नुकसान होते हैं या फायदे होते हैं। अभी तक कोई भी ऐसा डिसइंफेक्टेंट आइडियल नहीं मिला है जो 10 के 10 प्रॉपर्टीज को फॉलो करता हो। क्लियर है? अब फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पोटेंसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट यानी उसकी इफेक्टिविटी पे अपना असर डालते हैं? क्या क्या हो सकते हैं? कंसंट्रेशन, किस कंसंट्रेशन में दिया जा रहा है। अगर उसका कंसंट्रेशन कम है तो हो सकता है वो स्पोर को ना मारे, अगर उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तब वो स्पोर को मारेगा, लेकिन अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो वो ज्यादा टॉक्सिक भी हो सकता है। तो ये कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि वो डिसइंफेक्टेंट कैसे काम करेगा। नंबर 2, टाइम ऑफ एक्शन। एक डिसइंफेक्टेंट है जो आधा घंटा लेता है, एक डिसइंफेक्टेंट है जिसको कम से कम 8 घंटे स्पोर को मारने के लिए लगता है। तो टाइम ऑफ एक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पीएच, जैसे मैंने आपको बताया था, अम्लीय एंड क्षारीय, है ना, क्षारीय, अम्लीय एंड क्षारीय। तो पीएच अगर एसिडिक होगा तो हो सकता है कोई डिसइंफेक्टेंट की पोटेंसी कम हो जाए और बेसिक पीएच में वो अच्छा काम करे। तो ये फैक्टर इंफ्लुएंस करता है उसकी पोटेंसी को। नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस प्रकार का जीवाणु है। वायरस है तो बहुत ही डेलिकेट होता है, लो लेवल डिसइंफेक्टेंट से भी वो क्लियर हो सकता है, लेकिन जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है जिसके अराउंड प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसको ज्यादा तापमान भी चाहिए पड़ेगा, ज्यादा कंसंट्रेशन भी चाहिए पड़ेगा। तो हर बैक्टीरिया का अलग अलग नेचर होता है, हर जीवाणु का अलग अलग नेचर होता है, उस पर भी डिपेंड करता है। क्लियर? इट डज नॉट corrode metals, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? एनीवन? क्योंकि जब कभी भी मेटल कोरोड होता है तो उसमें गैप्स बन जाते हैं और जीवाणु इतने छोटे होते हैं कि हमें अपने नेकेड आइज से नहीं दिखाई देते हैं। तो वो गैप को वो अपनी स्पेस ऑफ डिवीजन के लिए एम्प्लॉय कर सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर सर्जरी में इस्तेमाल हुआ, सर्जरी पस की हो रही, गॉल ब्लैडर की, तो पस उस छेद में जाके अंदर चला जाएगा और वहां पे वो एक कल्चर मीडिया के रूप में बैठा रहेगा। बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा और वहां पे ग्रो करता रहेगा। आप ऊपर ऊपर तो साफ कर दोगे, लेकिन उस कोरोजन में अंदर वो बैक्टीरिया पनपता रहेगा। तो कोरोजन ऑफ मेटल कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द पोटेंसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होगा तो उसको डिसइंफेक्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए जब आपको बायोमेडिकल वेस्ट पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि ऑटोक्लेव का टाइम बढ़ा दिया जाता है। नॉर्मल स्टेरिलाइजेशन में जो हम करते हैं ऑटोक्लेव का टाइम 15 से 20 मिनट होता है, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? एनीवन? ऐसा कोई भी कचरा जो मरीज की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, मैनेजमेंट इत्यादि में किसी ब्लड बैंक, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, वेटनरी केयर इंस्टीट्यूट में उत्पन्न हो रहा हो, उसको बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। ठीक है? तो ये बायोमेडिकल वेस्ट में क्या क्या हो सकता है? कटे फटे अंग हो सकते हैं, है ना, ड्रेसिंग की गॉज पैड हो सकते हैं, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा कि नहीं, है ना। जो लिनिन है उस पे अगर किसी मरीज ने उल्टी या टट्टी पेशाब कर दी होगी तो वो सना हुआ लिनिन होगा, तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होगा ना, है ना। तो इसलिए उसमें टाइम इज टेकन 1 आवर बायोमेडिकल वेस्ट को स्टेरिलाइज करने के लिए, जिससे बाहर अगर वो
एनवायरनमेंट पे जाए तो वो किसी को हानि ना पहुंचाए, इसलिए तापमान वही रहेगा 121, प्रेशर वही रहेगा 15 पाउंड, लेकिन समय बढ़ जाता है 15 से 20 मिनट से वो 1 घंटा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, इसलिए उसको ज्यादा टाइम लगेगा स्टेरिलाइज करने के लिए। क्लियर? Therefore, disinfectants can be divided into 3 broad groups. Disinfectant can be divided into 3 broad groups. क्या क्या ग्रुप होते हैं? नंबर 1, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। नंबर 1, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। नंबर 2, इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट। हाई, इंटरमीडिएट हो गया, थर्ड क्या होगा? वेरी गुड, लो लेवल डिसइंफेक्टेंट। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। आपने नोट कर लिया है? बेटा किसी को अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो हाथ ऊपर करके, जैसे वो बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया। इट इज अ 2-वे कम्युनिकेशन। मैं आपको पढ़ाने के पहले मेरे को 1 घंटा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सब तैयार करना पड़ता है, तब मैं आपके सामने आके बोल पाता हूं, जिससे कि आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकूं। तो आपका भी वही फर्ज बनता है कि जब टीचर इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहा है तो उसको प्रॉपर गेन करो, और जहां नहीं समझ में आ रहा है 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार मन हो टोक के हमें पूछो। तो अभी तक जितना पढ़ाया समझ में आया? अभी तक मैंने आपको 2 डेफिनेशंस बताई, उसके बाद केमिकल में आइडियल डिसइंफेक्टेंट क्या होता है जो एक काल्पनिक है, 10 पॉइंट। उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसकी पोटेंसी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, या तो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन केमिकल डिसइंफेक्टेंट की 3 प्रकार से है, हाई, इंटरमीडिएट एंड लो। इट इज क्लियर? फर्स्ट, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। हाई मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू स्टेरिलाइजेशन। इफेक्टिवनेस, उसकी कार्य क्षमता ऑफ हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। यानी कि ये वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया दोनों का खात्मा करता है, दोनों को नष्ट करता है। इट इज इक्विवेलेंट, बराबर है उसके। कहां कहां इस्तेमाल होता है? जहां जहां हमें स्टेरिलाइजेशन की जरूरत है, लेकिन हम ऑटोक्लेव या हॉट एयर ओवन इत्यादि जिसमें हीट का प्रयोग होता है हम नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सर्टेन टाइप ऑफ एंडोस्कोप्स, सिस्टोस्कोप एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद प्लास्टिक कंपोनेंट। प्लास्टिक गल जाएगा गर्म करने पे, है ना? इसलिए ऐसी जगह हम हाई लेवल डिसइंफेक्शन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, ग्लूटरैल्डिहाइड, जिसको साइडेक्स भी बोला जाता है। जब आप यहां से पढ़ के हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए जाएंगे तो हो सकता है आपको ग्लूटरैल्डिहाइड ना बोल के ब्रांड नेम बोल दिया जाए। जैसे पैरासिटामोल होता है, पैरासिटामोल आपका एसिटामिनोफेन, ये केमिकल कंपोनेंट है, लेकिन मार्केट में वो अलग अलग नाम से आता है, जैसे कैलपॉल, क्रोसिन, डोलो, है ना? ठीक है। तो ऐसे ही ग्लूटरैल्डिहाइड का नाम है साइडेक्स, CIDEX, साइडेक्स, ग्लूटरैल्डिहाइड। नंबर 2, ऑर्थोप्टैल्डिहाइड, ये सब एल्डिहाइड ग्रुप के हैं। ऑर्थोप्टैल्डिहाइड, सब बोलो मेरे साथ। जहां कभी भी आपको स्पेलिंग डिफिकल्ट लगे उसको ब्रेक करके बोलने की कोशिश करो, जिससे आप पूरा एक साथ बोल सको। ऑर्थोप्टैल्डिहाइड, वेरी गुड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पर एसिटिक एसिड एंड क्लोरीन कंपाउंड। ठीक है, इनमें से आपको 3 तो विशेष करके याद रखने हैं, ग्लूटरैल्डिहाइड, ऑर्थोप्टैल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये कॉमन हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स हैं जो मुख्यतः किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं एज अ हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट विच इज इक्वल टू स्टेरिलाइजेशन। क्लियर?
बेटा आगे बढ़े। Yes, sir. यस, Yes, sir. पीछे, Yes, sir. वेरी गुड। अब आ जाए इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट। तो इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? दे मे नॉट बी इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स। जरूरी नहीं है वो वेजिटेटिव बैक्टीरिया, वायरस वगैरह को तो खत्म करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो स्पोर को मारेंगे। तो ऐसे उपकरण जैसे लैरिंगोस्कोप, फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप। लैरिंगोस्कोप क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम अपना लैरिंग्स देखते हैं, या फिर जब मरीज बहुत सीरियस होता है आईसीयू में तो उसके अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं, ऐसे करके होता है, ठीक है, लैरिंगोस्कोप। In these instruments, the contamination with spore and other highly resistant organism is unlikely. बहुत कम चांसेस होती हैं कि कोई स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया लैरिंगोस्कोप या फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप पे संक्रमण करे और वो शरीर में जाए। इसलिए हम इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल इन प्रोसीजर्स में कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल की एग्जाम्पल क्या है? इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो हम लोग हैंड रब में डालते हैं, ठीक है। आयोडोफोर्स। आयोडोफोर क्या होता है? ब्रैकेट में लिख देना बीटाडीन। बीटाडीन नाम सुना है आपने सबने? उसको बोलते हैं आयोडोफोर। फिनोलिक कंपाउंड। फिनोलिक कंपाउंड क्या होता है? फिनोल मतलब कार्बोलिक एसिड। ब्रैकेट में लिख लो कार्बोलिक एसिड। आपने देखा होगा जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं, या छोटे हॉस्पिटल क्यों, आपके अपने घरों में फिनाइल का उपयोग होता है पोछे में, है ना? तो फिनाइल से फिनोल, उसमें और कुछ नहीं, यही कार्बोलिक एसिड होता है, विच इज अ इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट, जो सारे कीटाणुओं को मार देगा पर जरूरी नहीं है कि स्पोर को मारेगा। इट इज अ इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट। तो अल्कोहल याद रखना है, आयोडोफोर, बीटाडीन याद रखना है, और फिनोल याद रखना है, ठीक है? क्लियर? नोट कर लिया? अब लास्ट है लो लेवल डिसइंफेक्टेंट। बेटा आप लोग ये किताब बना लेना अपनी, सारे नोट्स होने चाहिए। लास्ट में जब आपके सारे लेक्चर हो जाएंगे मैं एक टेस्ट पेपर दूंगा, वो टेस्ट पेपर आपको करना पड़ेगा, ठीक है? उसमें घबराने की जरूरत नहीं, आप और अच्छे हो जाओगे उसमें। जहां कहीं भी आप जाओगे प्रैक्टिस करने, यू विल बी परफेक्ट इन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं एक्सपोजर टू लो लेवल डिसइंफेक्टेंट। जो लो लेवल के डिसइंफेक्टेंट होते हैं उसमें ज्यादातर कीटाणु सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन disinfectants are used for items which come in contact with patient, लेकिन टिश्यू को पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं, बाहर की खाल को पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन टिश्यू को नहीं कर रहे हैं। सच एज स्टेथोस्कोप जो आला डॉक्टर लगाता है, ईसीजी की इलेक्ट्रोड्स, पल्स ऑक्सीमीटर, आप लोग यूज करते हो ये सब, है ना? तो वो कहीं अंदर तो डाला नहीं जा रहा है शरीर के, है ना? तो बाहर ही है, तो वहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स का। इसका एग्जाम्पल होता है आपका क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। तो आपको याद होगा आइडियल डिसइंफेक्टेंट मैंने जब डिस्कस किया था तो उसमें एक पॉइंट ये भी था, इट कैन बी एडेड टू अदर डिसइंफेक्टेंट। तो कई बार क्या होता है जो इंटरमीडिएट डिसइंफेक्टेंट है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, तो अल्कोहल के साथ हमने क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड बना दिया तो शायद उससे बेहतर हमें रिस्पॉन्स मिल जाए, है ना? क्योंकि जो हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है वो इंफेक्शन तो कम करते हैं लेकिन क्या नुकसान होता है, दे आर वेरी कॉस्टली, बहुत पैसा होता है, तो नॉर्मल व्यक्ति नहीं इस्तेमाल कर सकता है ना? जो चीप लेवल के डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? ओके?
अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा बैक्टीरिया का, ठीक है? आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। बैक्टीरिया के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कोई बताएगा क्या क्या पार्ट है? हाथ ऊपर करके, एक साथ नहीं। बाहरी स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का क्या होता है? वेरी गुड, हाथ ऊपर करो बेटा, फिर भूल जाते हो, अभी कहा हाथ ऊपर करो। आगे क्या होता है? बाहर कवरिंग जो होती है, सेल वॉल या कैप्सूल। उसके अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या होता है? वेरी गुड, साइटोप्लाज्म में क्या पड़ा होता है? और है ना? तो कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट कहां कहां एक्ट करते हैं, ये डायग्राम आपको बताएगा। ये देखिए, दिस इज अ बैक्टीरिया, और इसमें आप देख रहे हैं कि बाहर की तरफ आपकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर प्रोटीन्स हैं और आपका न्यूक्लिक एसिड है। तो कौन सा डिसइंफेक्टेंट कहां काम करता है, किस एरिया पे अटैक करता है उसको नष्ट करने के लिए, जिससे वो मल्टीप्लाई ना कर सके, डिवाइड ना कर सके या मर जाए, नष्ट करने के लिए वो होता है। फॉर एग्जाम्पल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, आपको याद होगा मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था, देयर इज अ लो लेवल डिसइंफेक्टेंट व्हिच इज नोन एज क्वार्टिनरी अमोनियम कंपाउंड, है ना? मीडियम लेवल डिसइंफेक्टेंट फिनॉल, बिग्वेनाइड, ये सब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे एक्ट करते हैं। प्रोटीन्स को कौन डिस्ट्रॉय करता है? फिनॉल, अल्कोहल, हेवी मेटल, हेलोजेंस यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का एग्जाम्पल कौन बताएगा? वेरी गुड, ग्लूटरैल्डिहाइड, ऑर्थोप्टैल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना? आगे एल्डिहाइड आ रहा है कि नहीं? तो एल्डिहाइड्स, ओजोन, ओजोन एक गैस होती है, ठीक है, O3, वो प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करती है। पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये भी प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करता है। डीएनए पे एल्डिहाइड्स एंड ईटीओ, ईटीओ भी एक गैस होती है जो इंस्ट्रूमेंट्स को हम स्टेरिलाइज करने के लिए यूज करते हैं। ईटीओ प्लांट होता है, लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स ईटीओ गैस से हम करते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि वो कार्सिनोजेनिक होती है। तो कभी भी आप एज अ ओटी टेक्नीशियन या आप सीएसएसडी में आपकी पोस्टिंग हो तो ईटीओ हो, तो आपको बहुत ख्याल रखना है कि उसमें सेफ्टी वॉल्व लगा है कि नहीं मशीन में। उसके बाद मशीन जब बंद हो गई उसके 2 घंटे बाद खोलना होता है, जिससे सारी गैस बाहर चली जाए, क्योंकि अगर आपने इनहेल कर लिया वो गैस तो आपको कैंसर की संभावना हो सकती है। ये कौन बार बार गिरा रहा है बेटा? तो ये डायग्राम आप याद रखिएगा, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्रोटीन और डीएनए। डीएनए में मेन एल्डिहाइड और ईटीओ कर रहा है, प्रोटीन को फिनॉल, एल्डिहाइड, अल्कोहल, हेलोजेंस, हेवी मेटल, ओजोन, पर ऑक्सीजन, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को लो लेवल वाला क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड, इंटरमीडिएट वाला फिनॉल और बिग्वेनाइड, ठीक है? दिस इज हाउ यू मग इट अप। आगे बढ़े। अनुराग नोट कर रहे हैं? मैं चेक करूंगा लास्ट में, है ना? क्योंकि ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो आपको नोट्स ऐसे ही बनाने हैं जिससे एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही छाप दो। अब हम आ जाए अल्कोहल्स पे। ये अल्कोहल वो अल्कोहल नहीं है जो कंज्यूम करते हैं आप लोग, है ना? ये अल्कोहल डिसइंफेक्शन के लिए। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है अल्कोहल का? ये जैसे मैंने आपको फिजिकल मेथड में बताया था, डीनेचुरेशन एंड कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन, एलिवेटेड लेवल ऑफ टॉक्सिक इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ऑक्सीडेटिव डैमेज, डीएनए डैमेज। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने। वैसे ही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? डीनेचर बैक्टीरियल प्रोटीन्स, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उसमें प्रोटीन पे दिखाया था अल्कोहल, तो इट विल डीनेचर बैक्टीरियल प्रोटीन, लेकिन दुर्भाग्यवश इट हैज नो स्पोरिसाइडल या वीरुसाइडल एक्टिविटी। लेकिन यहां ब्रैकेट में लिख लो, जितने भी एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं, खास करके कोरोना, इस समय कोरोना इज अ पैंडेमिक,
इट इज अ एनवेलप वायरस। तो अल्कोहल एनवेलप पे एक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, क्या एनवेलप्ड वायरसेस लाइक कोरोना वायरस। स्पोरिसाइडल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक वीरुसाइडल एक्टिविटीज की होती है। ये रैपिडली किल करता है बैक्टीरिया को, इंक्लूडिंग टीबी बैक्टीरिया। टीबी बैक्टीरिया का नाम कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो बेटा, पूरा बोला करो, अब आप साइंटिस्ट बनने वाले हो। वेरी गुड। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। हाउएवर HIV is susceptible to 70% ethyl alcohol and 35% isopropyl alcohol in the absence of organic matter। अगर ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो HIV वायरस अल्कोहल से मर सकता है। 70% उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए, उससे कम ना हो। सो इनका यूज क्या है? They are used mainly as skin disinfectant, hand rub में। Should be used at concentration of 60 to 70% in water। 60 to 70 को काट के more than 70 लिख लो, more than 70% in water। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का अपर हैंड होता है, क्योंकि वो फैट सॉल्वेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इट इज मोर बैक्टीरिसाइडल एंड लेस वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब, हाँ बताओ, अल्कोहल की क्या खासियत होती है? तुम सड़क पे जाते हो, है ना, अब पुलिस वाले को शक है कि तुमने अल्कोहल पिया, क्या करेगा? हाँ, मशीन कहाँ लगाया? हाँ, मुंह में क्यों लगाया? हाँ, क्यों बोलता है? अच्छा, फूंक मारी है तुमने कई बार। इसलिए क्योंकि अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती, इट इवेपोरेट्स। इसीलिए हैंड रब में क्या हम अल्कोहल क्यों डालते हैं? कि हमें एक बार गीला हो गया तो फिर उसको सुखाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा, सूख जाएगा, आपको टिश्यू पेपर की जरूरत नहीं है ना। तो ये जो होता है आपका, जितनी जल्दी सूखेगा उतना कम एक्शन होगा। तो ये जल्दी नहीं सूखता, इवेपोरेट जल्दी नहीं होता है, और फैट सॉल्वेंट में बेटर काम करता है, खास करके जब फीसेस वगैरह या कोई और अदर ऑर्गेनिक मैटर जैसे पस है, जैसे स्प्यूटम है ना। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज बेटर। मिथाइल अल्कोहल एक होता है CH3OH। इथाइल का क्या है? C2H5OH, है ना। CH3OH इज इफेक्टिव अगेंस्ट फंगल स्पोर्स। फंगल स्पोर को खत्म करने के लिए तुम लोग अपने लैब में बायोसेफ्टी कैबिनेट को किससे साफ करते हो? मीथेनॉल। सुना है कि नहीं? क्योंकि फंगल स्पोर इज वेरी कॉमन एंड इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैबिनेट्स व्हिच आर अफेक्टेड बाय देम, दो इट्स वेपर इज टॉक्सिक एंड इन्फ्लेमेबल। गलती से भी माचिस लगाई तो गया, बहुत सावधानी बरतनी है। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ एल्डिहाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? इट इज अ हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। तो सबसे पहले हम जो गैस फॉर्म में होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इज मार्केडली बैक्टीरिसाइडल, स्पोरिसाइडल एंड वीरुसाइडल। यानी चाहे बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्म हो, चाहे वेजिटेटिव फॉर्म हो, चाहे फंगस हो, चाहे वायरस हो, चाहे पैरासाइट हो, ये सबको। साइडल मींस किलिंग एक्टिविटी, स्टैटिक मींस, ये कहीं लिख लो, बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब मारेगा नहीं लेकिन मल्टीप्लिकेशन रोक देगा।
साइडल मतलब, बैक्टीरिसाइडल मतलब मार देगा, वीरुसाइडल मतलब, ठीक है। तो स्टैटिक मतलब मल्टीप्लिकेशन, वो तादाद बढ़ाने में रोकता है, ओके। साइडल मतलब किल कर देता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे उसका था डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन था, ये भी आपका प्रोटीन पे ही एक्ट करता है, लेकिन खास करके अमाइनो ग्रुप्स जो होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल में, अमाइनो ग्रुप इज द कॉमनेस्ट ग्रुप। अमाइनो एसिड्स मिल के बनता है प्रोटीन, है ना, मालूम है कि नहीं केमिस्ट्री। तो ये अमाइनो ग्रुप्स पे एक्ट करता है। इट कैन बी यूज्ड एज बोथ एक्वस सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में एंड इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। नॉर्मली 10% ऑफ फॉर्मेलिन इज यूजुअली यूज्ड इन सॉल्यूशन। अब कौन मुझे बताएगा, हाथ ऊपर करके बीच में नहीं बोलना है, कि आपने फॉर्मेलिन का प्रयोग कहां देखा है। हाँ बेटा बोलो, वेरी गुड। लैब को सैनिटाइज करने की, ठीक है, उससे भी कॉमन, सर टिश्यू फिक्स करने के लिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बैठ जाओ बेटा। आपको कभी भी याद होगा, जो अगर आपकी लेबोरेटरी में पैथोलॉजी में पोस्टिंग हुई है, तो आपको स्पेसिमेंट्स जो होते हैं, जैसे किसी की गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई या कुछ हुई, तो स्पेसिमेन प्रिजर्व करने के लिए वो क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन में डाल के लाना। यानी फॉर्मेलिन कीटाणु तो मार देगा, लेकिन उसकी हिस्टोलॉजी नहीं बदलेगा। तो हमें जो अगर बाई चांस उससे कैंसर हुआ या कुछ हुआ, वो दिख तो जाएगा, लेकिन उससे हम संक्रमित नहीं होंगे, ठीक है। तो कितना % लिक्विड में यूज होता है, कितना %, कितना %, वेरी गुड। तो फॉर्मेलिन के यूजेस क्या क्या होते हैं, जैसा कि आपने बताया, प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू फॉर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। नंबर 2, टू स्टेरिलाइज बैक्टीरियल वैक्सीन्स। कोरोना वैक्सीन का नाम कौन कौन बताएगा, हाथ ऊपर करो। कोविशील्ड एंड कोविशील्ड कैसी वैक्सीन है, इट इज एन mRNA वैक्सीन। कोवैक्सीन क्या है, किल्ड वैक्सीन है, तो इनएक्टिवेटेड। तो किससे इनएक्टिवेट किया है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, क्लियर है। तो ये फायदा होता है। तो क्या हुआ, वैक्सीन को इनएक्टिवेट कर दिया, यानी वो इंफेक्शन तो नहीं करेगा, लेकिन एंटीजेनिसिटी रहेगी, शरीर के अंदर जाएगा तो एंटीजन की तरह प्रयोग में आएगा। तो जब एंटीजन के रूप में वो शरीर में होगा, तो क्या आपकी प्रोड्यूस होंगी, क्या प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो नुकसान नहीं कर रहा है, फायदा कर रहा है, आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है, क्लियर। टू प्रिपेयर टॉक्सॉइड फ्रॉम टॉक्सिन, टॉक्सॉइड भी इनएक्टिवेट हो गया, जैसे टेटनस टॉक्सॉइड डिप्थीरिया के लिए यूज करते हैं। इट इज फॉर्मेलिन विच इज यूज टू इनएक्टिवेट टॉक्सिन, जिससे वो एंटीजेनिक तो रहे लेकिन पैथोजेनिक ना। फॉर किलिंग बैक्टीरियल कल्चर्स एंड सस्पेंशन, डिस्ट्रॉइंग एंथ्रेक्स स्पोर्स इन हेयर एंड वूल। बेटा एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया होता है, बोलते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस। इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विच इज एरोबिक, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, एंड दिस बैक्टीरियल इंफेक्शन इज एंथ्रेक्स बोलते हैं। इट इज सो हार्मफुल कि ये इट कैन बी यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल वेपन। तो अगर आप लोग समाचार पत्र वगैरह पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा पहले कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास किसी ने चिट्ठी भेज दी थी जिसमें पाउडर था, और उस पाउडर में क्या था, एंथ्रेक्स था, है ना, ठीक है। तो ये कहां ज्यादातर होता है, जानवरों में, जानवरों के बालों में, है ना। तो अब जैसे जानवरों का हम कहां कहां प्रयोग करते हैं, एक तो मीट खाते हैं, दूसरा उसकी खाल से लेदर बनता है, तीसरा उसके बालों से क्या, ब्रश और ये सब बनते हैं ना। तो जिससे कि उनके जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनको इन्फेक्शन ना हो, वो स्पोर उनके अंदर ना चला जाए, इसलिए
जो आपकी शीप होती है या जो पिग्स होते हैं जिनसे ब्रश वगैरह बनता है, उनको ये ट्रीट करते हैं उससे, उनके हेयर्स को, उनके बालों को, ठीक है, जिससे स्पोर को मार दे। क्लियर है? क्लियर? देखो बेटा साइंस यही होती है, इट इज इंटरकनेक्टेड। तो आपको पहले का आना चाहिए। अब बैसिलस एंथ्रेक्स कितनों को आता है? हाथ ऊपर करो, कितनों को नहीं आता है? सबको आता है? नहीं आता है। तो ये आपके टीचर को बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ाना चाहिए था। बैसिलस एंथ्रेक्स, बैसिलस सीरियस, 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं बैसिलस जीनस में। बैसिलस एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स करता है और बैसिलस सीरियस करता है फूड पॉइजनिंग, ठीक है। इसका शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फूड पॉइजनिंग में क्या होता है? वॉमिटिंग एंड डायरिया, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप बैसिलस पढ़िएगा माइक्रोबायोलॉजी की किताब में। इट इज अ ग्राम पॉजिटिव स्पोर बेयरिंग एरोबिक बैक्टीरिया, ओके। ग्राम स्टेनिंग अगर करोगे तो ये दिखाई देगा बैम्बू स्टिक अपीयरेंस में। बैम्बू स्टिक, जब आज आप किताब खोलोगे तो आपको दिखाई देगा। ग्राम पॉजिटिव यानी कौन सा कलर? बेटा ऐसे एमएससी कर रहे हो बेटा, बेइज्जती ना, ठीक है, पर्पल कलर। तो जैसे बांस की वो स्टिक दिखती है ना, बीच बीच में ऐसे मोटी होती है, वैसे ही आपको ग्राम स्टिक में दिखेगा, ऐसे लंबा सा बिल्कुल चेन में है और उसमें बीच में स्पोर है, जहां पे स्पोर है वहां पे बल्ज है। तो बांस की स्टिक, बैम्बू स्टिक की तरह दिखाई देगा ये, ठीक है। आज अपनी किताब में ग्राम स्टेनिंग में देखना बैसिलस को कैसा दिखता है, बैम्बू स्टिक अपीयरेंस। और मैंने आपको बताया था ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया, जो गैस फॉर्म में होता है, इट इज यूज्ड एज वेपर फेज डिसइंफेक्टेंट। पुराने टाइम में फॉगिंग नाम की एक चीज होती थी, फ्यूमिगेशन, फॉगिंग तो अब करते, फ्यूमिगेशन। तो क्या करते थे? एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मेल्डिहाइड का बना लिया, उसको एक मशीन में रख दिया, उस पे पंखा चलता था, तो क्या होता था? ये गैस बनती थी और वो पूरे ओटी को फ्यूमिगेट करती थी। अभी भी कई सेंटर्स में यूज होता है, बट दिस फॉर्मेल्डिहाइड गैस इज कार्सिनोजेनिक, इट कैन कॉज कैंसर, ठीक है। तो जितने भी आजकल के NABH हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने फॉर्मेलिन का प्रयोग बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? फॉर सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है। क्लियर है? ग्लूटरैल्डिहाइड, इसका ब्रांड नेम मैंने क्या बोला था? साइडेक्स, वेरी गुड। सेम बैक्टीरिसाइडल, वीरुसाइडल, फंगीसाइडल, स्पोरीसाइडल, सबको मारता है, सबके खिलाफ काम होता है, चाहे वो HIV हो, हेपेटाइटिस B हो, एंटेरोवायरसेस जो डायरिया कॉज करते हैं, और स्पोर्स हो, सबके खिलाफ काम करता है, सबको नष्ट कर देता है। दैट्स व्हाई इट इज अ हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। इट इज लेस टॉक्सिक, इट इज, तो टॉक्सिक कौन सा था? वेरी गुड। कभी फॉर्मेलिन स्मेल करिए आपने? हैं? नाक बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे पता नहीं क्या कर दिया। इट इज वेरी पंजेंट, स्मेल नहीं कर सकते आप, खड़े नहीं हो सकते वहां, स्मेल्स लाइक एनीथिंग, ठीक है। तो इट इज लेस इरिटेंट टू आईज, टॉक्सिक नहीं है, इरिटेंट नहीं है, ठीक है, आईज और स्किन पे कोई असर नहीं होता है। देन फॉर्मेल्डिहाइड, इट इज यूज्ड एज 2% बफर्ड सॉल्यूशन। नाम क्या है? लिखा हुआ है साइडेक्स। साइडेक्स इज यूज्ड एज अ हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। हेलो, यूनिवर्सिटी में क्लास है। इट हैज रैपिड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, रैपिड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, यानी ब्रॉड मतलब क्या? खाली वायरस नहीं, खाली फंगाई नहीं, सबके खिलाफ, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगाई हो, चाहे स्पोर हो, सबको मारता है। रैपिड, बहुत जल्दी काम करता है। वन ऑफ द फ्यू केमिकल्स विच इज एक्सेप्टेड एज स्टेरिलेंट या हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। इसको हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट माना जाता है क्योंकि ये
हाईली इफेक्टिव है, सबको मार सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी मार सकता है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड का नुकसान क्या है? बहुत इरिटेंट होता है, आंख में चला जाए, स्किन पे चला जाए तो दिक्कत होती है, कैंसर कॉज करता है, पंजेंट होता है। ये टॉक्सिक भी नहीं है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी भी है, इरिटेंट भी नहीं है, तो ये हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट की तरह इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ ये ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंट में काम कर सकता है। इसकी खासियत ये भी है कि ये प्लास्टिक्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, तो जितने भी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें लेंस होता है प्लास्टिक का, इट कैन बी यूज्ड एज स्टेरिलेंट देयर, ठीक है? जो एंडोस्कोप्स होते हैं आपके, ओके, एंडोस्कोप्स होते हैं, सिस्टोस्कोप, एंडोस्कोप, लेप्रोस्कोप। तो एंडोस्कोपी में क्या होता है, हर बार नए पेशेंट को वो करना होता है, बार बार प्रोसीजर में, तो क्या करते हैं, साइडेक्स में भिगो के रखते हैं। तो एटलीस्ट आपने 7 आवर्स तक अगर उसे भिगो के रखा है तो उसकी स्पोर्स सब खत्म हो जाएगी। इट इज हाईली इफेक्टिव। तो इसका यूज क्या होगा? टू स्टेरिलाइज ईटी ट्यूब्स, ईटी का मतलब एंडोट्रेकियल ट्यूब, मास्क। मास्क कौन से? जो ऑक्सीजन वाले पेशेंट को लगते हैं, जो बाईपैप वाले मास्क पेशेंट्स को लगते हैं, प्लास्टिक वाले। आईसीयू में सिंपल सॉल्यूशन बना लिया सवेरे, और ये मास्क आपने डुबो के रख दिए, उसके बाद आपने निकाला, साफ पानी से धो के सुखा के मरीज को लगा दिया। ना उसमें बैक्टीरिया होगा, ना वायरस होगा, ना स्पोर होगा, ना फंगस होगा, ना पैरासाइट होगा, ठीक है? तो उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। एनेस्थेटिक ट्यूब, जिससे मरीजों को बेहोश किया जाता है, एंड सर्टेन मेटालिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है? इसके साथ साथ स्टेरिलाइजेशन ऑफ सिस्टोस्कोप, जो मैंने बताया था, लिख लो, स्टेरिलाइजेशन ऑफ सिस्टोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, BRONCHOSCOPES, ब्रोंकोस्कोप, कॉमा एंडोस्कोप, ENDOSCOPE, एंडोस्कोप। क्लियर? बेटा जब थक जाओ हमें बता देना। दिस इज रॉन्ग। अच्छा, ये एल्डिहाइड खत्म कर है, ऑर्थोप्टाल्डिहाइड खत्म कर लिया, फॉर्मेल्डिहाइड कर लिया है, ग्लूटाराल्डिहाइड कर लिया, अब आखिरी है ऑर्थोप्टाल्डिहाइड। ओके, हेलो हेलो, यस, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं, वहाँ पे बात कर लें। मैं एक्चुअली अभी कॉलेज में ही हूँ, क्लास ले रहा हूँ, तुरंत पहुँचता हूँ। मिस्टर आकाश, हाँ 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 बिल्कुल, एब्सोल्युटली, लेकिन देख लेना, इट शुड बी सेफ, दिक्कत ना हो। ठीक ठीक, वो आप ऊपर जाइए, मैं क्लास ले रहा हूँ, प्लीज डिस्टर्ब। ओके, हाँ हाँ। सो ऑर्थोप्टाल्डिहाइड इज ऑल्सो अ हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिसाइडल भी है, स्पोरिसाइडल भी है, वीरुसाइडल भी है। इसके साथ साथ ये नॉन टॉक्सिक है, नॉन इरिटेंट है। और क्या फायदा है जो ग्लूटाराल्डिहाइड से भी ज्यादा है? इट इज मोर स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज, स्टोर करने पे ये और सेफ रहता है। मोर रैपिडली माइकोबैक्टीरिसाइडल, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को और जल्दी खत्म करता है ग्लूटाराल्डिहाइड की कंपैरिजन में, और वहां पे 2% से ज्यादा यूज कर रहे थे, यहां कितना है? 0.5%। ऑर्थोप्टाल्डिहाइड वेपर्स में इरिटेट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड आईज, देयरफॉर मस्ट बी हैंडल्ड विद एप्रोप्रिएट सेफ्टी प्रिकॉशंस। कई बार ऐसा पेशेंट्स में देखा गया है कि डायरेक्ट अगर आपने उसको इनहेल कर लिया तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इट विल नॉट कॉज निमोनिया, बट इट विल कॉज सम डिस्कंफर्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉफिंग। तो आपको ये पर्टिकुलर रहना है कि मास्क लगा लें।
दिस may be useful for glutaraldehyde resistant mycobacteria से यूजेस है जो ग्लूटाराल्डिहाइड के थे। ठीक है, तो देखो एल्डिहाइड में सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड था, उसके नुकसान थे तो ग्लूटाराल्डिहाइड बना। ग्लूटाराल्डिहाइड में कुछ नुकसान थे तो उससे ऊपर ऑर्थोप्टाल्डिहाइड बना। तो हाथ ऊपर करके बताओ ग्लूटाराल्डिहाइड का नुकसान क्या है, तब मैं मानूंगा कि आप अटेंटिव हो। तुम ही बोलोगे और सब क्या करेंगे, बोलो बेटा। सामने लिखा है, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। यूजफुल फॉर है, तो ये इसका एडवांटेज है। अगर आपसे कोई पूछता है एज अ साइंटिस्ट कि आप कौन सा बेटर यूज करेंगे, तो साइडेक्स अच्छा है, इजीली अवेलेबल है, चीप है, लेकिन कई बार माइकोबैक्टीरियम रेजिस्टेंट होता है, तो यू कैन यूज इट एज एन ऑप्शन। ओके, तो बस बंद करें हम। 1 घंटा हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद फिनोल।